उसका माजी के साथ क्या ताल्लुक़ है और पाकिस्तान में किन अदवार में स्टार्ट की गई, कौन से एरास में स्टार्ट की गई और उनके क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हुए। कल इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आज बच्चों हमारा दूसरा सवाल है, एक्सप्लेन द एफर्ट्स मेड फॉर इस्लामाइजेशन बिटवीन 1907 टू 1988। यानी 1977 से लेकर 1988 तक पाकिस्तान में जो इस्लामाइजेशन के लिए कोशिशें की गई, यानी 1977 से 1988 के दरमियान नफाज इस्लाम की कोशिशों को तफसील से बयान करेंगे हम। तो बेटे सबसे पहले इसकी हेडिंग बनेगी बैकग्राउंड, पस मंज़र। पस मंज़र चूँकि पहले हालात को बयान करने के बाद यानी थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड का तज़किरा इसमें करना होता है। यानी हम बताएंगे कि पाकिस्तान 1947 में 14 अगस्त 1947 में जब मारज़ वजूद में आया तो पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट के तौर पर जो है वो आज़ाद किया गया। पाकिस्तान में इस्लामी नफाज के लिए ख़ास तौर पर हमारा ये इसमें ज़िक्र है कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था, ताकि हम यहाँ के मुसलमानों को यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख़ास तौर पर इस्लाम के हवाले से वो तमाम हकूक़ और वो तमाम कवानीन नाफिज करने के लिए एक ऐसी तजर्बागाह, एक ऐसी स्टेट कायम करके दें जहाँ वो इस्लाम के असूलों को अपना सकें और उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो लिहाजा हम इसमें लिखेंगे कि पाकिस्तान को जब 1947 में कायम किया गया तो तभी ये था कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट, इस्लामी रियासत के तौर पर आज़ाद हुआ। तो बेटे इसके बाद 1977 में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जैसे जैसे होती गई, पाकिस्तान में पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बना, उसके बाद दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में बना। अब बेटे हम बात कर रहे हैं 77 से 88 तक। तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो 1973 है। 1973 में पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसे हम आईने पाकिस्तान कहते हैं, यानी ये हतमी है। पाकिस्तान में ये आइन बन गया, अब नया आइन बनाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक अगर कोई पॉइंट ऐड करना है या कोई अमेंडमेंट, कोई तब्दीली करनी है तो इसमें तब्दीली की जा सकती है। नया आइन बनाने की अब ज़रूरत नहीं रही। इसे हम सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो बेटे 73 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तमाम लोग जब इस पर इत्तफाक कर गए, इस पर राज़ी हो गए, तो फिर उसके बाद अगला इसमें स्टेप किया गया 77 में कि पाकिस्तान में इस्लाम को नाफिज किया जाए, इस्लामाइजेशन पाकिस्तान में होनी चाहिए। तो बेटे इस ज़मन में सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा वो है शरिया बेंचेस। तो सबसे पहली कोशिश की गई कि शरई बेंच बनाए जाएं। शरीयत हम इस्लामी कवानीन को कहते हैं, इस्लाम के असूलों के मुताबिक कवानीन बनाए जाएं, इसे हम इस्लामी शरिया कहते हैं। तो बेटे सबसे पहले पाकिस्तान में 1979 में शरिया बेंच जो है वो कायम किए गए। तमाम हाई कोर्ट्स में, इन ऑल हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, उलमा इकराम जो हैं वो तमाम जो है वो जजेस के साथ बैठते थे और कोई भी अगर कल्प्रिट, कोई मुजरिम अगर आता था तो उसको शरीयत के मुताबिक सज़ा भी सुनाते थे कि शरीयत में इस कल्प्रिट के लिए सज़ा ये है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इस्लाम में है कि चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाए, तो इस्लामी शरिया के मुताबिक उसकी ये सज़ा है, तो वो सज़ा भी वहाँ पर सुनाई जाती और बताया जाता कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक इसकी ये सज़ा है। आगे है जी नंबर 3, शरिया कोर्ट्स। अगला स्टेप ये था, शरिया बेंच और शरिया कोर्ट में बेटे फ़र्क है। शरिया बेंच क्या है कि कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट ही है जो पहले बन चुकी है, उसी में उलमा इकराम बैठकर अपनी राय देंगे। जबकि शरिया कोर्ट क्या है, ये एक अलग से एक कोर्ट स्टैब्लिश की गई 1980 में। ये कोर्ट जो है बना दी गई जिसके मुताबिक ये है कि वहाँ पर शरीयत को जानने वाले उलमा इकराम वहाँ पर एज ए जज अपना फैसला सुनाएंगे। ठीक है, तो 1979 में शरिया बेंच बने
और 1980 में शरिया कोर्ट्स, शरई अदालतें बन गई, तो यानी उसमें अपडेशन हो रही है। आगे है जी इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीमेंटिंग शरिया ऑर्डिनेंस, इम्प्लीमेंटिंग शरिया ऑर्डिनेंस। शरई कानून, ऑर्डिनेंस को बेटे उर्फे आम में हम कहते हैं कानून। ऑर्डिनेंस होता क्या है? ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन ये है कि लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल पर कोई कानून बना दें, ठीक है। लोकल लॉज आर नोन एज ऑर्डिनेंस। ये इसका एक छोटा सा तारुफ है कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। लोकल लॉज आर नोन एज ऑर्डिनेंस, ठीक है। शरई कवानीन, मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं ताकि आपके लिए देखने में समझने में आसानी हो। शरई कवानीन। अब इसके बाद मजीद ये हुआ कि शरई कवानीन बना दिए गए, बने तो पहले ही हुए हैं, यानी उन्हें वाज़ेह तौर पर अनाउंस कर दिया गया कि इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब शरई कवानीन लागू होंगे और किसी भी मुजरिम को, कोई भी कल्प्रिट होगा, उसे शरई तौर पर सजा दी जाएगी। जैसे कि अगर कोई गैम्बलिंग करता है, अगर कोई ड्रिंकिंग करता है, अगर कोई शख्स जो है वो एज ए थीफ पकड़ा जाता है, यानी चोरी की सजा भी वही होगी जो शरई कवानीन के मुताबिक है, और गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग की सजा भी, और भी दीगर जराइम, अखलाकी जराइम जितने भी हैं, उनकी सजा इस्लामी शरिया के मुताबिक दी जाने का फैसला सुनाया गया, कयाम किया गया। इसके बाद बेटे अगली चीज है ज़कात काउंसिल, ज़कात कमेटी का कयाम। ज़कात कमेटी का कयाम भी किया गया और ज़कात काउंसिल बनाई गई। ज़कात काउंसिल के मुताबिक ये तय पाया कि तमाम बैंक्स हर साल रमज़ान में पहले रमज़ान से ही तमाम बैंक्स जो हैं वो 2.5% ज़कात काट लिया करेंगे, और लोगों को इसकी आदत डाली जाए कि ज़कात एक फरीज़ा है तो ज़कात भी अदा करें, ठीक है। तो इस्लामी रियासत है, इसलिए इस्लाम के जो बुनियादी फ़राइज़ में ज़कात का शुमार होता है, तो ये ज़कात काउंसिल या ज़कात कमेटी कायम कर दी गई, जो इस चीज़ का ख्याल रखती थी कि जो जो इस निसाब के मुताबिक ज़कात के निसाब पे पहुँचते हैं जो लोग, ठीक है, जो भी कोई शख्स जो है वो इस्लामी शरिया के मुताबिक यह है कि अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोले सोना और या 52.5 तोले चांदी, इसके मुताबिक असासे हों या इतना सोना या चांदी जिसके पास मौजूद हो, तो वो बाकायदा तौर पर ज़कात की अदायगी का जो है वो उसके ऊपर फ़र्ज वाजिब हो जाता है, उसके ऊपर फ़र्ज आ जाती है कि वो ज़कात देगा, ठीक है। तो इसलिए ये कितनी होती है जी 2.5%, यानी इतनी 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी जिसके पास है तो उसका 2.5%, 2.5% वो अल्लाह की राह में देगा, ठीक है। इसके मसारिफ ज़कात भी हैं, ठीक है, जो आपने इस्लामियात में यकीनन पढ़े होंगे। तो यानी ज़कात कमेटी कायम कर दी गई कि इस्लाम के मुताबिक ये भी इस्लामी स्टेट का खासा है कि वो ज़कात का भी बाकायदा तौर पर एहतमाम करें और लोगों को इसके मुताबिक दिखाएं, ठीक है। तो बेटे ये पहले 5 पॉइंट हैं, हमने पहले 5 पॉइंट डिस्कस किए। आपके नोट्स के मुताबिक ये दूसरा सवाल है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई मसला है तो पूछ ले, एडमिट कीजिए, एडमिट कीजिए। जी बेटे, अगर किसी को कोई यहाँ पर कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ सकता है। ये 5 पॉइंट हैं, इसमें आप पस मंजर में बताएंगे कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तो इसको इस्लामिक स्टेट करार दिया गया। शरिया बेंच 1979 में 1979 में कायम किए गए, जिसमें उलमा कराम भी हाई कोर्ट में बैठते थे और अपना फैसला सुनाते थे, अपनी राय देते थे कि इसमें शरई राय क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला स्टेप ये हुआ कि शरिया बेंच से अगले लेवल पर शरई अदालतें कायम कर दी गई, शरिया कोर्ट्स बना दी गई, ठीक है, 1980 में, जिसके मुताबिक कोर्ट से अलग कर दी गई। अब लोगों को शरई तौर पर अब जो है वो काजी के सामने पेश होना पड़ेगा और वहां पर वो काजी यानी जज साहब जो फैसला सुनाएंगे वो शरीयत के मुताबिक होगा। इम्प्लीमेंटिंग ऑफ शरिया ऑर्डिनेंस, शरई कवानीन, शरिया ऑर्डिनेंस जो है यानी लोकल लेवल पर जो कवानीन है वो भी शरीयत के मुताबिक होंगे। और ज़कात काउंसिल का कायम किया गया, यानी लोगों को ये बताया जाए
कि ज़कात अदा करना जिन पर वाजिब है वो ज़कात ज़रूर देंगे। ठीक है, बैंक ज़कात पहले रमज़ान को काट लिया करते हैं उन तमाम लोगों की जिनके अकाउंट्स होते हैं और जो इस लेवल पर आते हैं। यानी हर शख्स जो है वो साहिब निसाब नहीं होता, हर किसी शख्स पर ज़कात फ़र्ज नहीं है इस्लाम में। उस शख्स पर ज़कात फ़र्ज है जो साहिब निसाब होगा, जिसके पास 7.5 तोले चांदी, 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इसके मुताबिक रकम मौजूद है, असासे मौजूद है, वो शख्स ये से ज़्यादा मौजूद है, वो शख्स ज़कात देने का अहल है। ठीक है, तो बेटे इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं जी। आगे है जी एबोलिशन ऑफ इंटरेस्ट। जी बेटे, तो आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट है एबोलिशन ऑफ इंटरेस्ट, सूद का खात्मा। सूद का खात्मा यानी 1977 टू 1988 इस दौरान ये इस चीज का भी जो है वो इंतजाम किया गया कि पाकिस्तान चूंकि एक इस्लामी रियासत है तो इस्लामी शरिया के मुताबिक सूद का कारोबार या सूद का निज़ाम ये किसी सूरत भी नहीं चल सकता, इसलिए सूद का खात्मा किया जाए। ठीक है, एबोलिशन ऑफ इंटरेस्ट, कोई ऐसा कारोबार या जो बैंक्स हैं ये सूद के निज़ाम के मुताबिक नहीं चलेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है जी इस्लामियात एंड पाक स्टडीज एज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान बतौर लाजमी मज़ामीन। पहले इस्लामियात और पाक स्टडी जो है ये अब इनकी हद क्या है, ग्रेजुएशन, यानी BA BCom BSc जो ग्रेजुएशन है, इंटर के बाद भी इस्लामियत और मुतालिया पाकिस्तान को इसको शामिल किया जाएगा। ग्रेजुएशन में भी पहले ये था कि ग्रेजुएशन में जाकर ये लाजिम नहीं रहता। ठीक है, इस्लामियात और पाक स्टडी बच्चे शुरू से जरूर पढ़ते थे, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन में इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान इख्तियारी हो जाता था।
यानी अगर कोई चाहे तो पढ़े, चाहे तो इसे ना पढ़े, कोई और सब्जेक्ट इसकी जगह इख्तियार कर ले। लेकिन चूंकि इस्लामियात और पाक स्टडीज़ जो है, चूंकि पाकिस्तान की तारीख भी अब वसी हो गई है और इस्लामियात के मुतालिक इल्म तो हमेशा यानी दीनी जो मामलात के हवाले से इल्म है इंसान को, ये तो हर लहजा चाहिए। तो लिहाजा ग्रेजुएशन तक इसकी लिमिट बढ़ाई गई कि अब कोई भी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान के बगैर नहीं होगी। ये लाजमी मज़ामीन है, ठीक है, इनका तो उसमें शुमार लाजमी होगा। आगे है जी प्रेयर अरेंजमेंट्स। बेटे इस दौर में नमाज का ख़ास तौर पे एहतमाम किया गया कि प्रेयर अरेंजमेंट्स होंगे। जितने भी तालीमी इदारे हैं, इंतज़ामी इदारे हैं, खा वो सरकारी हों या प्राइवेट हों या निजी हों, तो इन तमाम इदारों में ख़ास तौर पर ज़ोहर और असर की नमाज का ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाता था। पहले भी इस चीज़ में जो है वो शुरू से ही जाहिर सी बात है नमाज का एहतमाम तो है, लेकिन ये इनफरादी तौर पर था, ठीक है। अब इसे इज्तिमाई तौर पे करने का फैसला किया गया कि यानी इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी है स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और ऐसे जितने भी इदारे जहाँ पे लोग काम करते हैं, इन जगहों पर जो भी शख्स उनका हेड होगा, जो जिम्मेदार होगा, वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि ज़ोहर और असर की नमाज के दौरान उनको वक्फा दिया जाए कि वो ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ें। बाकी नमाजें तो जाहिर सी बात है उस वक्त दफातर बंद हो चुके होते हैं, मगरिब के वक्त या फजर के वक्त या ईशा के वक्त दफातर तो नहीं खुले होते। उस दौरान लोग अपने घरों में जाकर या मसाजिद में जाके आज़ादी से नमाज अदा कर सकते हैं। इस दौरान चूंकि लोग एतराज़ करते थे, बाज़ औक़ात उनको ये होता था कि जनाब हम दफ्तर में हैं या स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं तो हमें नमाज पढ़ने का वक्त नहीं दिया जाता। तो इसका अरेंजमेंट किया गया कि तमाम इदारों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में या जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के इदारे हैं, हाँ वो कोई भी इदारा है, उन सब में नमाज के वक्त के दौरान लोगों को ब्रेक दे दी जाती थी कि आप इस वक्त जाकर नमाज की अदायगी पहले करें और उसके बाद आके अपने काम को वहीं से स्टार्ट करें। आगे बेटे 9th पॉइंट एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑर्डिनेंस जो है ये लोकल लेवल पर जितने भी कवानीन होते हैं, यानी जो अवाम के लिए जो कवानीन बनाए जाते हैं उनको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं और अवाम की बेहतरी के लिए इनमें तब्दीलियां कर दी जाती हैं। ज़रूरत के मुताबिक ऑर्डिनेंस जो है वो लोगों को समझा दिए जाते हैं और इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं। तो बेटे उस वक्त की ज़रूरत ये थी कि रमज़ान का तकद्दुस पामाल हो रहा था। लोग जिसका दिल करता था वो रोज़ा रख लेता था, जिसका दिल करता रोज़ा छोड़ भी देता था, कोई पूछने वाला नहीं था। तो इसलिए बेटे हुकूमत ने इस चीज़ का भी फैसला किया कि लोगों को इस्लामी स्टेट के तौर पर जो यहाँ पे लोग रहते हैं उन्हें ये चीज़ बाकायदा उन पर जो है ये फ़र्ज़ करार दी जाए और उन्हें समझाया जाए कि अल्लाह ताला की तरफ से रमज़ान के महीने के जो रोज़े हैं ये फ़र्ज़ हैं। तो कोई भी शख्स बगैर किसी जायज़ वजह के, बगैर किसी उज़र के रोज़ा नहीं छोड़ेगा। इसको एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस का नाम दिया गया। इसके मुताबिक ये है कि अगर कोई शख्स बिला वजह रोज़ा जो है वो तर्क कर देता या बाहर पाया जाता कि वो खाता पीता पकड़ा गया है, ठीक है, घर से बाहर या किसी जगह पर भी, या उसके बारे में किसी ने शिकायत कर दी कि ये शख्स बिला वजह रोज़े छोड़ता है, क्योंकि उस वक्त ऐसा था, ये 1977 से 88 के दौरान की बात है कि लोगों में काफ़ी ऐसी चीज़ें पाई जाती थी, ठीक है। तो ये इसके मुताबिक हुकूमत ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, जिसके मुताबिक हुकूमत ने इसका एहतमाम किया कि लोगों को एहतराम रमज़ान सिखाया जाए और जो शख्स ऐसा नहीं करेगा, रमज़ान के रोज़े बिला वजह छोड़ेगा, उसको 3 माह की कैद या उस वक्त के मुताबिक 500 रुपये जुर्माना सुनाया गया। ये सज़ा उसके लिए मुख्तस की गई कि एहतराम रमज़ान के मुताबिक उस शख्स को 500 रुपये जुर्माना और 3 माह की कैद या दोनों सजाएं हो सकती हैं बैक वक्त। आगे है जी रिलीजियस स्कूल्स, मदारस, मदरसा है ना, मदरसा जो होता है जहाँ पर लोग ख़ास तौर पर दीनी जो तालीमात हैं वो सीखते हैं। एक जिस तरह ये स्कूल है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम असरी तालीम सीखते हैं, साइंसेस या नॉन साइंसेस के हवाले से चीज़ें जो हैं वो और इल्म हासिल करते हैं। गो कि इसमें भी दीन का जिक्र तो होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक दीन का इल्म है। उसके लिए मदारस का क़याम अमल में लाया गया, मदारस कायम किए जाएंगे, ठीक है। तो 1977 to 88 इस चीज़ का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया
कि मदारस कायम किए जाएं। जो लोग आज़ादी के साथ चाहते हैं कि वो दीनी तालीम हासिल कर सकें, उनको किसी किस्म की रोक टोक नहीं है, वो अपनी दीनी तालीम को जारी रख सकते हैं। इसके लिए अलग से स्कूल बनाए गए और उनको बाकायदा तौर पर डिग्रियां जो हैं वो उनकी डिग्रियों को और उनकी जितनी भी तालीम है उसको बाकायदा एक रिगार्ड दिया जाता है। कंपल्सरी अरबिक, अरबी की तालीम लाजिम करार दी गई, कम अज कम 8वीं जमात तक, 6ठी से 8वीं जमात तक अरबी लुगत पढ़ाई जाती थी, अरबिक ग्रामर पढ़ाई जाती। और इसका मकसद क्या है, ताकि मुसलमानों को ये पता चल सके कि कुरान मजीद का तर्जुमा क्या है, अल्लाह ताला ने जो अरबी में जो कुरान मजीद नाजिल फरमाया है उस अरबी के बारे में लोगों को पता हो। ठीक है, वो इस हवाले से अपने जो है वो अहकामात इलाही को सुने पढ़ें, तो उन्हें इस बारे में खुद भी जान सकें कि अल्लाह ताला इसमें क्या हुक्म फरमा रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से अरबी की तालीम जो है वो लाजमी करार दी गई कि अरबी जो हमारी मजहबी ज़बान है, अरबी हमारी मजहबी ज़बान है, इसलिए इस ज़बान को सीखना भी हमारे लिए ज़रूरी है। लिहाजा 8वीं क्लास तक अरबी लाजिम करार दी गई। बेटे यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो बेटे पूछ सकते हैं। जी मेरे बच्चों, अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई क्वेश्चन करना हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 3 पॉइंट्स और हैं। डस्टर रखा था मैंने यहाँ पे, डस्टर ले गया नहीं, डस्टर रखा था मैंने, डस्टर देखिएगा साथ साथ। बेटे मैंने बताया कि ये बेटे ये जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना कि रोजे के दौरान कुछ खा पी ले, तो बेटे ये तो एक अजीब बात आप कर रहे हैं। इससे तो वो अल्लाह ताला का भी गुनाहगार हुआ। मैं ये बात कर रहा हूँ जो जानबूझ कर रोजा छोड़े, जो बेटे रोजे के दौरान खा पी ले, उसने तो रोजा तोड़ दिया, उसने तो रोजा तोड़ दिया। ठीक है, रोजा तोड़ने की सजा क्या है? अगर किसी ने जानबूझकर रोजा तोड़ा है तो बेटे एक तो कहते हैं कि किसी को माफी ही नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन रहीम करीम है, तो उसका ये है कि उसका फिर सजा उसकी क्या होगी, जो शरीयत ने बताई उसकी सजा ये है कि वो कम अज कम 60 रोजे रखे या 60 मस्कीनों को खाना खिलाए। ठीक है, तो एक रोजा तोड़ने की कितनी सजा है? फर्ज रोजे की तो सजा मतलब जो तोड़ दिया है, फर्ज रोजा जो तोड़ दिया है किसी ने, तो बेटे उसकी तो सजा बहुत मतलब कि अल्लाह ताला माफ करे। रोजा तोड़ना जो है, जो आप कर रहे हैं, रोजा तोड़ने के बारे में पूछ रहे हैं आप। हाँ, जो रोजा छोड़ने का है वो ये था कि बिला उज़्र को रोजा छोड़ेगा, उसकी जो है वो हुकूमत ने क्या सजा उसकी मुतय्यन की थी, हुकूमत ने उसकी सजा मुतय्यन की थी कि वो 3 माह की सजा जेल में रहेगा। ठीक है, और उसके अलावा 500 रुपये जुर्माना उस वक्त उसको दिया गया था, जो उस वक्त काफी अच्छा खासा जुर्माना होता था। बेटे इस्लाम में आज अब जो है ना, अब अरेबिक अब ग्रेजुएशन में लाजमी नहीं। मैंने आपको बताया था कि अरेबिक जो है ना ये है 6 to 8। ठीक है, जो अरेबिक है, अरेबिक कंपल्सरी क्लास 6 to 8। ठीक है, इस दौरान ये पढ़ाई जाती थी। अब ये पाकिस्तान में कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर नहीं पढ़ाई जाती अरबी। ठीक है, अलबत्ता इस्लाम में आज जो है ये बहरहाल ग्रेजुएशन तक ये लाजमी है, ये पढ़नी पड़ती है। इसमें बच्चा इसको छोड़ ही नहीं सकता, लाजमी सब्जेक्ट हो गया ना, एक चीज है लाजमी है, कंपल्सरी है।
इसको तो छोड़ ही नहीं सकता। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि पहले ये होता था कि पहले ये लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर शामिल नहीं होते थे दोनों ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो लेकिन अब पाकिस्तान में ये लाजमी है। ठीक है, ये आपको जैसे आप 9th-10th में पाक स्टडी इस्लामियात पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको सब्जेक्ट होता है, ग्रेजुएशन में भी ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, फर्दर बेटे किसी का क्वेश्चन? चले जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे, द इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। The setting up of Sharia faculty. ठीक है जी, और एंड पे आप कंक्लूजन कर देंगे अपने क्वेश्चन का। ठीक है, ये 14 पॉइंट्स आपका बनेगा। ठीक है, इसको अलग से पॉइंट ना भी शो करें। जी बेटे, तो सबसे पहले बेटे हम जो बात करेंगे, द इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी, यानी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ये यूनिवर्सिटी मौजूद है। अगर आपने फैसल मस्जिद विजिट की हो तो बेटे फैसल मॉस्क के पास जो है आज भी ये यूनिवर्सिटी मौजूद है। ये बच्चे ना देखने के रहमान है, ये अब ज्वाइन कर दिए, लेक्चर ओवर होने वाला है। तो बेटे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी क्या है? एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो न सिर्फ पाकिस्तान में इस्लामिक कवानीन की देखरेख करेगी, इसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर दूसरे इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वहाँ के रिसर्च सेंटर के साथ भी इसका ताल्लुक होगा, और ओवरऑल इन चीज़ों को देखा जाएगा कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी अपना किरदार अदा करे। यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, जो यहाँ के लेक्चरर्स हैं और जितने भी रिसर्चर्स हैं, वो इस्लामी रिलीजन के हवाले से रिसर्च करें और जो मसाइल हैं उनका हल बताएं। ठीक है, आगे बेटे, द सेटिंग अप ऑफ शरिया फैकल्टी, शरई इदारों का कयाम। ठीक है, कि शरिया तौर पर अगर कोई और इदारे भी अगर इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, फैकल्टी कुछ लोग उसमें अपॉइंट करने पड़ते हैं, तो जनाब उन लोगों को पूरे तौर पर जो है वो छानबीन करके कि वो इस्लामी जो है जितना भी जुरिस्डिक्शन है, इस्लामिक जुरिस्डिक्शन से मुराद है इस्लामी फ़िक़्ह, तो इस्लामी फ़िक़्ह के मुतल्लिक मुकम्मल उनके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और वक्त में जितने भी इस वक्त के मुताबिक जितने भी मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं जिनका हल बहुत ज़रूरी है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जिन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, नहीं जानते, तो ये लोग उसके बारे में रिसर्च करेंगे और बताएंगे कि इनका हल क्या है। इसके लिए कोई नया इदारा अगर कायम करना पड़ता है, कुछ नए लोग अपॉइंट करने पड़ते हैं, तो उसका फैसला ये करेंगे। ठीक है, यानी बेसिकली ये पाकिस्तान के अंदर बनाया जाने वाला रिसर्च सेंटर है, और इस्लामिक यूनिवर्सिटी क्या है? ये एक यूनिवर्सिटी है, और बाकी तमाम इंटरनेशनल लेवल पर यानी मिस्र है, तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, जितने भी हमारे ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन तमाम कंट्रीज के साथ हमारी इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और जितने भी जो लोग हैं उनका लिंक था। ठीक है, उस फैकल्टी का, और दूसरे ममालिक से प्रोफेसर्स को बुलाया जाता था। मिस्र की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया अल अज़हर से उस वक्त यहाँ पर प्रोफेसर्स बाकायदा लेक्चर्स देने के लिए आते थे इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है,
तो अभी भी यूनिवर्सिटी बहरहाल कायम है, ठीक है, और इसमें तमाम मामलात अभी भी होते हैं, इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है जी। और लास्ट पे बेटे कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि एज एन इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान में जहां जहां पर इस्लामाइजेशन में कोई कमी थी, ठीक है, पाकिस्तान में जहां कुछ इस्लामाइजेशन में या इस्लामी निफाज के हवाले से, निफाज इस्लाम के हवाले से जहां कुछ कमी थी, तो ज़ियाउल हक ने 1977 टू 1988 अपनी एफर्ट्स के जरिए से उन चीज़ों को जो है दूर करने की कोशिश की, और ख़ास तौर पर उलमा इकराम की ड्यूटीज़ लगाई कि वो इस हवाले से, इस्लाम के हवाले से लोगों को सिखाएं, बताएं, पाकिस्तान में इस्लाम की अहमियत को वाज़िया किया जाए, ठीक है। तो बेटे ये अब लास्ट में आपको ये बता रहा हूँ कि दिस एरा वाज बिलोंग टू जनरल ज़ियाउल हक, ठीक है, ये एरा जनरल ज़ियाउल हक के दौर के साथ जो है वो रिलेट करता है, यानी उस वक्त वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, ठीक है जी। तो ज़ियाउल हक साहब ने ये तमाम जो है वो स्टेप्स लिए और उलमा इकराम के साथ डिस्कस करके ये तमाम जो है वो स्टेप्स जो हैं जो पॉइंट्स जो हैं वो बनाए और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए, ताकि लोग अपने इस्लामिक जितने भी जुरिस्डिक्शन के हवाले से मसाइल हैं उनका हल जान सकें। बेटे ये आज का हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर 2, इस्लामाइजेशन के हवाले से 1977 टू 1988। इसमें कोई मसला है तो बच्चा क्वेश्चन कर सकता है। पीएलएस बेटे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग डिपॉजिट, पीएलएस का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग डिपॉजिट। मैंने आपको बताया था ना कि एबोलिशन ऑफ इंटरेस्ट, एबोलिशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम इंटरेस्ट को कहते हैं सूद, ठीक है, और प्रॉफिट किसे कहते हैं, नफा, मुनाफा। अब बेटे मुनाफा हलाल है और सूद हराम है, ठीक है। मुनाफा किसमें होता है, बिजनेस में, कारोबार में, जबकि सूद क्या है कि एक शख्स है, देयर आर टू पर्सन्स ए एंड बी, ठीक है, ए पर्सन ने बी पर्सन को कुछ पैसे दे दिए, ठीक है, मिसाल के तौर पर उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें पैसे दूं, तुमने 1 महीने के बाद देने हैं, सपोज उसने इसको 1 लाख रुपीस दिए, ठीक है, और कह रहा है कि जी आफ्टर अ मंथ तुम मुझे 1 लाख नहीं दोगे, 1,02,000 दोगे, मुझे 2,000 ऊपर दे दो। तो बेटे दिस इज इंटरेस्ट, दिस इज हराम इन इस्लाम, ठीक है। और मुनाफा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग डिपॉजिट क्या है, क्योंकि बेटे बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, ठीक है। तो पीएलएस अकाउंट स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग डिपॉजिट, यानी बैंक अब ये चीज करेगा कि लोगों को से पैसा तो लेगा लेकिन वो एक बिजनेस में लगाएगा और उन्हें बताएगा कि भाई आप पीएलएस अकाउंट में हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग डिपॉजिट में हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं बैंक के साथ, अब इसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, इसमें आपको लॉस भी हो सकता है, जबकि इसमें लॉस नहीं है, इसमें गरीब गरीब से गरीब तर होता चला जाता है, अमीर अमीर से अमीर तक, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है और ये हलाल है। जैसे बिजनेस करता है कुछ शख्स, तो आप बिजनेस किसी के साथ भी कर सकते हैं, बैंक के साथ भी कर सकते हैं, तो लिहाजा पीएलएस अकाउंट्स जो हैं फिर वो स्टार्ट किए गए कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग डिपॉजिट के तहत लोग अपना पैसा बैंक के साथ इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, और उसमें जो नफा होगा वो भी एंटरटेन होगा और अगर लॉस होगा तब भी उसका भी उनको भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि एक बिजनेस में आमतौर पर इंसान को नफा भी हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है इंसान जब अल्लाह ताला पे यकीन रखता है और अपना कारोबार हलाल तरीके से स्टार्ट करता है तो उसमें इंसान को मुनाफा ही मुनाफा होता है, नुकसान होता है, लेकिन बहरहाल जब मुनाफा हो रहा होता है तो इंसान उससे इस काबिल हो जाता है कि थोड़ा बहुत अगर नुकसान आ भी जाए तो इंसान उसमें उसको झेल जाता है, बर्दाश्त कर जाता है, ठीक है बेटे। ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें बेटे मजीद किसी का कोई क्वेश्चन, किसी बच्चे ने कोई सवाल करना है तो बता दें। बेटे हमारे 14 पॉइंट्स बनेंगे विद बैकग्राउंड, यानी ये एक अच्छा सवाल है आपके लिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें बहुत से एमसीक्यूज भी आपके बन जाएंगे 8 मार्क्स के लिए अगर आप ये क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक आपके लिए अहम सवाल भी है, आ भी जाता है बोर्ड में, ठीक है। और इसको अगर आप जो है वो देखें तो बहुत ही आसान सवाल है,
ठीक है, हमारे रोजमर्रा मसाइल जो हैं उन्हीं के बारे में, इस्लामिक जितनी प्रॉब्लम्स हैं सादा सी इसमें उन बातों को बताया गया। और आपको इसके बारे में अंदाजा भी हुआ है कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया गया, लोगों को बताया था। यानी हुकूमतें जो है वो लोगों को सिखाने की जरूर कोशिश करती हैं, ठीक है, लेकिन आगे लोगों की जिम्मेदारी है कि लोग इन चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें और ख़ास तौर पर इस्लाम के बारे में जानें, ठीक है। तो ये हम इनफरादी तौर पर यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर इंसान की जिम्मेदारी है, मेरी और आपकी, कि हम पाकिस्तान को सही माना में इस्लामिक स्टेट किसने बनाना है? हमने बनाना है। स्टेट तो बन गई, अब रोज़ा रखना है तो हमने रखना है, नमाज पढ़नी है तो हमने खुद पढ़नी है, उसके लिए अल्लाह ताला का हुक्म आ चुका है, ठीक है। ज़कात देनी है तो हमने खुद देनी है। हम ये खुद इस चीज़ के बारे में जानें कि क्या हम इस लेवल पर पूरे उतरते हैं, हम हमारे ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां, कौन कौन से फ़राइज़ हमारे ऊपर आयद होते हैं, हमें उन्हें हर हाल में पूरा करना ही है, ठीक है। फर्दर बेटे कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब नेक्स्ट फ्राइडे को लेक्चर होगा अगला पाकिस्तान स्टडीज़ का। इस हवाले से बेटे आप तब तक के लिए आप लोगों ने इन 2 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद करना है, इनको आपने लिखना है। जितना लिखेंगे बेटे, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन याद करके जिस बच्चे ने नहीं लिखा उसने अपने काम से इंसाफ नहीं किया। आप अपने नोट से या अपनी किताब से, जो भी आपके पास सोर्स है, आप लॉन्ग क्वेश्चन को याद करें, याद करने के बाद इन हेडिंग के जरिए से उसको लिखें। जब तक आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे नहीं अपने पास बेटे, उसमें आपको खराबी एक बार होगी, ठीक है, उसमें मसला हो सकता है, लेकिन जब तक आप लिखेंगे नहीं इस क्वेश्चन को तब तक आप अपने काम से इंसाफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेटे जरूर याद कीजिएगा और लिखिएगा। अल्लाह हाफिज।